चलें जी, बिजनेस ऑपरेशंस के एरिया से रिलेटेड हमारे पास एक केस स्टडी यहाँ पे जो है वो मौजूद है। दिस केस स्टडी इज बेसिकली आईकैप दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 का हमारे पास ये गालिबन क्वेश्चन में 3 या 4 है, खालिद महमूद के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है जो बिजनेस ऑपरेशंस की बात करता है। इसमें आईकैप ने जीआईटी को टेस्ट किया है, क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट को टेस्ट किया है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जो टेस्ट किया तकरीबन 16 नंबर के लिए था। जैसा कि मैंने आपको पिछले केस स्टडी के अंदर भी बताया कि जो हम केस स्टडी कर रहे थे विद रिगार्ड्स टू मैनेजमेंट चैलेंजेस या परफॉर्मेंस एनालिसिस वगैरह, इंसेंटिव रिवॉर्ड्स वगैरह, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी का एरिया, आईटी का एरिया, मार्केटिंग का एरिया, एथिक्स का एरिया, ये सब मिला लें तो 70-80% पेपर यहीं बन जाता है। 18-20% का एरिया है जो ह्यूमन रिसोर्स, परफॉर्मेंस एनालिसिस, इंसेंटिव रिवॉर्ड्स, ट्रेनिंग और बिजनेस ऑपरेशंस वगैरह, एचआर, सप्लाई चेन वगैरह से रिलेटेड पूछा जाता है। तो समर 2022 का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, वो हमारे पास एक और चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व था, ये बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व है। तो आए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। बल्कि इसको पढ़ने से पहले क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट का एक थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और फिर डिस्कशन के बाद इस सवाल को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर, आपके बिजनेस ऑपरेशंस के एरिया के अंदर एक छोटा सा सेगमेंट इन्वॉल्व है क्वालिटी मैनेजमेंट का। अब देखिए, जब आप किसी भी किस्म की क्वालिटी को कंट्रोल करने जाते हैं या क्वालिटी मैनेज करने जाते हैं, तो दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ने इस पर एक रिसर्च लिखी हुई है कि भाई क्वालिटी ऐसे ही कंट्रोल नहीं होती। क्वालिटी मैनेजमेंट ऑलवेज कम्स विद अ कॉस्ट। इट ड्राइव्स द रेवेन्यू बट इट कम्स विद अ कॉस्ट। जब भी आप बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, it drives the revenue up, but there is a cost attached to it. There are costs attached to it. यहाँ पे कुछ कॉस्ट हैं जो आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेंगी। तो कौन कौन सी कॉस्ट है सर? प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। बहुत आसान सी है, थोड़ा सा हम इनको यहाँ पे समझने की पहले कोशिश करते हैं। सर, कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो आपकी क्वालिटी जो है वो क्रिएट होती है। आज जापान को पूरी दुनिया क्वालिटी के लिए पहचानती है कि यार अगर जापानीज प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी होगी। एक अरसा था पाकिस्तान जापान से चीजें इंपोर्ट करता रहा। आज 12 हमारे पे डॉलर्स खत्म हो गए कि हम इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, वरना हमारी मशीनरी और ये सब चीजें पहले जापान से आया करती थी। क्वालिटी को मेक श्योर करने के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है प्रिवेंशन कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो आपके डिफेक्ट को होने से पहले ही रोक देती है। डिफेक्ट को होने से पहले ही रोक देती है, या इसके थ्रू आप अपने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। जैसे आपने मिसाल के तौर पे कोई खाना बनाते वक्त या कोई रेस्टोरेंट में आइटम बनाते वक्त रेसिपी शुरू करने से पहले ही अपने सारे प्रोडक्ट्स को चेक किया एक दफा से, फिर क्या टेम्परेचर बराबर है, क्वांटिटी बराबर है, ये वो एक एक्सटर्नल सर्वेयर आया, उसने सब चीजें चेक की, फिर आपने काम शुरू किया। देयर कॉस्ट इनकर्ड टू प्रिवेंट अ क्वालिटी प्रॉब्लम फ्रॉम अराइजिंग। ये होने से पहले ही रोक देते हैं, होने से पहले ही रोक देते हैं। ये प्रिवेंशन कॉस्ट कहलाती है बेसिकली हमारे पास। फिर एक होती है अप्रेजल कॉस्ट। ये होती है जब चीज बन जाए उसके बाद चेक करने की कॉस्ट। दैट हैज बीन डन, यानी ये हो रही है प्री प्रोडक्शन, ये हो रही है पोस्ट प्रोडक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज प्री प्रोडक्शन, और अगर इसकी बात करूं तो दिस इज पोस्ट प्रोडक्शन। ये हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन है और ये हमारे पास प्री प्रोडक्शन है। फिर आती है इंटरनल फेलियर की कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर कॉस्ट इनकर्ड व्हेन डिफेक्टिव प्रोडक्शन अकर्स। जब आपकी प्रोडक्शन ही डिफेक्टिव हो जाए, यानी एक तो सर आपने काम करने से पहले चेक किया, एक आपने काम करने के बाद चेक किया, पता चला जी कुछ यूनिट्स खराब निकले। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके ऊपर रीवर्क करनी पड़ेगी, यानी इनको इंप्रूव करना पड़ेगा। क्यों सर? आप इसको रिपेयर करेंगे या आप इसको इंप्रूव करेंगे, एटसेट्रा, जो भी हो सकता है, रिपेयर करेंगे, इंप्रूव करेंगे। The cost of scrapped items, the cost of reworking to bring them to the required quality standard, and the cost of production time lost due to failures and defects. अब इस तरह से ये होता है, कभी कभी आपका वक्त लग जाता है, आपके पैसे ज्यादा लग जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि आप पुरानी चीजों को ठीक कर रहे हैं। तो बहरहाल ये भी एक इंटरनल फेलियर की कॉस्ट है। और फिर आती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, यानी जब आप वो सामान दे चुके हैं, अपने कस्टमर को बेच चुके हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट और कॉस्ट इनकर्ड व्हेन द क्वालिटी प्रॉब्लम
when the quality problem arises after the goods have been delivered to the customer. कस्टमर को सामान डिलीवर कर देने के बाद की कॉस्ट है, कस्टमर को सामान डिलीवर कर देने के बाद की कॉस्ट है ये, कि आप इसको जो है बेसिकली कर सकते हैं। इसमें आप कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल करते हैं, उसका रिपेयर वर्क करते हैं। पहले कंप्लेन आता है, फिर उसका रिपेयर वर्क किया जाता है, फिर सारे आइटम्स को रिकॉल किया जाता है, फिर उससे जो है वो लीगल कॉस्ट अराइज होती है। कस्टमर आपको अगर कोर्ट में लेके चला जाए और आपकी रेपुटेशन भी इससे लूज होती है। दवाइयों में, गाड़ियों में कभी कोई मसला निकला है तो पूरा बैच उनको वापस बुलाना पड़ता है। तो भाई सबसे बेहतर तो ये है, सबसे बेहतरीन प्रायोरिटी तो ये है कि होने ही ना दो। अगर हो जाए तो फिर चेक कर लो भाई, बनने के बाद आइडेंटिफाई हो गया तो ठीक कर लो। कस्टमर के पास पहुंच गया ना तो फिर बहुत बड़ी कॉस्ट है, बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट करने में जो कॉस्ट इनकर होती है उसके ये 4 स्टेजेस हैं। अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो सही, लेकिन साथ साथ आपको कुछ कॉस्ट भी है जो इनकर करनी पड़ेगी। उसमें सबसे बेहतर है प्रिवेंशन, पहले से ही रोक दो, होने से पहले रोक दो। फिर है अप्रेजल के हो जाए उसके बाद चेक कर लो, अगर मिल जाए तो यही के यही ठीक कर लो। लेकिन अगर कस्टमर के पास पहुंच गया तो ठीक तो तब भी हो जाएगा, लेकिन उससे बदनामी होगी, नुकसान होगा, लीगल कॉस्ट, रेपुटेशन कॉस्ट, ये सब चीजें आ सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू दे दिया कि क्वालिटी कॉस्ट हमारे पास कौन कौन सी हैं और किस तरीके से ये यहाँ पर जो है वो मौजूद होता है। गालिबन हमारे इस वक्त जो पोर्टल पे शायद मुझे याद पड़ता है कि जो लेक्चर्स हैं उसमें क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट का डिस्कशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाने से पहले आपको इसका एक छोटा सा बेसिक सा डिस्कशन कर लिया। कोई इसमें और रॉकेट साइंस इस तरह की नहीं है, सही आसान सी बात है। अब हम इसके ऊपर ये केस स्टडी कर सकते हैं। पहले इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करने का टाइम दूंगा, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। Khalid Mahmood owns a small plastic bottle making factory named Khalid Brothers. ये एक बहुत छोटी स्मॉल सी प्लास्टिक बॉटल मेकिंग फैक्ट्री ओन करते हैं खालिद ब्रदर्स के नाम से। एट फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी, पूरी ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर अगर हम बात करें तो ये 7000 बॉटल बना सकते हैं 1 घंटे के अंदर, which easily meets daily order requirements. He is currently considering to implement JIT system, just-in-time system, to improve efficiency at the factory. फैक्ट्री पे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा JIT सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं। अब सर JIT सिस्टम क्या होता है? आप लोगों ने इस तरह कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में पढ़ा होगा। JIT सिस्टम का मतलब ये होता है कि भाई जिस वक्त जरूरत हो उस वक्त हम रॉ मटेरियल मंगवाएं, जिस वक्त जरूरत हो उसी वक्त हम प्रोडक्ट बनाएं, जिस वक्त जरूरत हो उसी वक्त उसको डिस्पैच कर दें। इन्वेंट्री मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट JIT के अंदर खत्म हो जाता है। नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री, सिंपल एज द नेम सजेस्ट, जस्ट इन टाइम, नो नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री। No need to maintain the inventory. आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं पेश आती। Khalid personally visits wholesale market to buy plastic pellets when there is only a week's supply left. 1 हफ्ते का रीऑर्डर लेवल है इनका, 1 हफ्ते का। जब 1 हफ्ते की सप्लाई रह जाती है तो ये खुद जाके उसको पर्सनली विजिट करके ऑर्डर करते हैं, पर्सनली विजिट करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब देखो JIT के लिए कितनी मुश्किल बात हो गई कि आप जाके खुद पर्सनली ऑर्डर दे रहे हैं, खुद जाके पर्सनली विजिट करके आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो इससे आप JIT कैसे मीट करेंगे? जस्ट इन टाइम के अंदर तो आपका जबरदस्त नेटवर्क होना चाहिए आपके सप्लायर के साथ, आपकी बातचीत होनी चाहिए उसके साथ अच्छी सी, सप्लायर के साथ आपका सिस्टम इंटीग्रेट हो। यहाँ आपको जरूरत पड़े वहां सप्लायर को नोटिफिकेशन चली जाए, जैसे टेस्ला की गाड़ियों में होता है। जैसे टायर को 2 साल पूरे होते हैं कंपनी आपको नोटिफिकेशन भेजती है कि भाई आपके टायर का टाइम पूरा हो गया, अब हम इसको चेंज कर दें। जैसे ही आप ओके करते हो वो आगे चेंज कर देते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स कनेक्टेड होने चाहिए, सॉफ्टवेयर कनेक्टेड होने चाहिए। यहाँ आपका सामान खत्म हो, वहां आप सप्लायर को इंटीमेट करें भाई मेरा ऑर्डर आ गया है और मुझे इतना चाहिए सामान। मिसाल के तौर पे आपको बॉटल्स का ऑर्डर आया, जैसे ही आपके बंदे ने बॉटल का ऑर्डर सिस्टम में फीड किया, सप्लायर को इंटीमेशन गई कि यार इतनी इन्वेंट्री की जरूरत है, इन्वेंट्री चली जाए। लेकिन ये तो बाबा साहब खालिद साहब क्या कर रहे हैं, ये खुद जा रहे हैं होलसेल मार्केट लेने के लिए। तो कैसे JIT अडॉप्ट करेंगे भाई? ये खुद जा रहे हैं प्लास्टिक पैलेट्स लेने के लिए। खैर आगे पढ़ते हैं। तो प्लास्टिक पैलेट्स आर प्लेस्ड इन अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंजेक्शन मशीन दैट हीट्स देम अप एंड टर्न्स देम इनटू लिक्विड। इन्होंने इस प्लास्टिक पैलेट्स को एक बहुत ही अच्छी मशीन में, स्टेट ऑफ द आर्ट इंजेक्शन मशीन के अंदर यहाँ पे जो है वो प्लेस कर दिया, जिससे ये हीट अप होता है और उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है, which is then injected at high pressure into molds. The molding process casts pieces of plastic into preforms that subsequent machines turn into bottles.
The molded preform hardens instantly by a built-in cooling system. All preforms are of a standard size that are tested by an automated machine for quality. Sir, requirement में क्या कह रहे हैं? Identify, explain, relate the types of quality related cost that are incurred by KB. ये कह रहे हैं types of quality related cost बताओ. यानी जो यहाँ पे हमने चीजें पढ़ी वो बताओ. Prevention, appraisal, internal failure और external. Prevention, appraisal, internal failure और external. ये बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे कहा है. तो सर सबसे बड़ी बात देखो, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है एक जुमला, इन्होंने कहा कि भाई ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं. ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं. तो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इस तरह का कोई मसला प्लास्टिक पैलेट्स के अंदर ना आए. प्लास्टिक पैलेट्स के अंदर यहाँ पे ना आए. पहले तो उन्होंने कहा एक्सप्लेन भी करो क्या होती है क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट. तो हमारे पास क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट कितनी है? सर अगर मैं क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट की बात करूं तो जो पहला है मेरे पास वो है प्रिवेंशन. प्रिवेंशन कॉस्ट की यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी. सही, हम इसको डिफाइन कर देंगे. किस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है. सर वो कॉस्ट जो डिफेक्ट्स को होने से पहले ही रोक दें. कॉस्ट टू प्रिवेंट द डिफेक्ट. प्रिवेंट द डिफेक्ट बिफोर हैपनिंग. होने से पहले ही रोक दे. तो सर हमारे सिनेरियो में कोई कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई की? बिल्कुल, स्टेट ऑफ द आर्ट इंजेक्शन मशीन. हम चाहते कोई नॉर्मल सी मशीन इस्तेमाल कर लेते यहाँ पे सर, कोई मसला ही नहीं था. एक नॉर्मल सी सादा सी मशीन हम यहाँ पे इस्तेमाल करते, कोई मसला ही नहीं था, कोई इशू नहीं आता. लेकिन हमने स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन इसीलिए रखी है ताकि हमारे प्लास्टिक मोल्ड्स के साथ कोई मसला ना हो, इस हीटिंग प्रोसेस में कोई मसला ना हो. ये इंजेक्शन मशीन इसको हीट करती है, हीट करने के बाद इसको लिक्विड में कन्वर्ट करती है, फिर इसे हाई प्रेशर के ऊपर मोल्ड्स में डाला जाता है, ढाल दिया जाता है. और फिर इस मोल्डिंग प्रोसेस से पीसेस ऑफ प्लास्टिक निकलते हैं, इनको प्री फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर सब्सिक्वेंट मशीन्स इनको बॉटल्स में कन्वर्ट करती हैं. तो सर आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी विच इज एक्सपेंसिव देन नॉर्मल मशीन्स, ये आपकी कॉस्ट है. एक्सपेंसिव देन दी नॉर्मल मशीन्स. ये हमने एक प्रिवेंशन कॉस्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली जो हम यहाँ पे इनकर कर रहे हैं. ठीक है. दूसरी होती है सर यहाँ पे हमारे पास कौन सी कॉस्ट? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा अप्रेजल की कॉस्ट होती है. अप्रेजल की कॉस्ट से सर क्या मुराद है? अप्रेजल की कॉस्ट से मुराद है कि हम इसको वंस द प्रोडक्शन इज डन, तो हम प्रोडक्शन या उस टास्क के होने के बाद उसको टेस्ट कर लें. चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट हैज बीन डन. Checking cost when the work is done. जब वो काम हो चुका है तो उसकी चेकिंग की कॉस्ट. अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया all preforms are of a standard size that are tested by an automated machine for quality. All preforms are of a standard size that are tested by an automated machine for quality. तो आप यहाँ पे कहेंगे कि आपने सर एक ऑटोमेटेड मशीन लगाई हुई है, वो ऑटोमेटेड मशीन आपकी क्वालिटी ऑफ प्री फॉर्म्स को चेक करती है. ऑटोमेटेड मशीन फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्री फॉर्म्स. सर ये प्री फॉर्म्स की क्वालिटी चेक करने के लिए आपने मशीन लगाई हुई है. आगे क्या कहते हैं? द प्री फॉर्म्स दैट मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड आर केप्ट इन द प्रोसेस एंड अदर्स आर स्क्रैप्ड अवे एज वेस्ट. सर ये कौन सी कॉस्ट है? ये हमारी इंटरनल फेलियर की कॉस्ट है सर. जो हमारे स्टैंडर्ड साइज को मीट नहीं करते उसको हम स्क्रैप अवे कर देते हैं. कौन से स्टेज पर? सर प्री फॉर्म के स्टेज पर. प्री फॉर्म के स्टेज पर. तो ये जो स्क्रैप करना हुआ ये हमारी कौन सी कॉस्ट हुई? ये हमारी सर इंटरनल फेलियर की बेसिकली हमारे पास जो है वो कॉस्ट रही, जहां पर आके हम अपने प्री फॉर्म को स्क्रैप कर रहे हैं एज अ वेस्ट, अगर वो हमारी चीज को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा. तो सर यहाँ पे तीसरी आ गई इंटरनल फेलियर कॉस्ट.
सर ये हमारे पास कौन सी कॉस्ट होती है? इंटरनल फेलियर वो कॉस्ट होती है जहां पर डिफेक्टिव प्रोडक्शन एक्चुअली हो जाए, ठीक है, रेफर कर रहा हूं वहां से, डिफेक्टिव प्रोडक्शन अकर्स, एक्चुअल में आपकी डिफेक्टिव प्रोडक्शन होगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं प्री फॉर्म्स आर स्क्रैप्ड अवे एज अ वेस्ट व्हेन द स्टैंडर्ड साइज इज नॉट मेट, ठीक है। तो आपकी ये कॉस्ट हो गई यहाँ पे, प्री फॉर्म्स आर scrapped away when the size is not appropriate. आपका साइज अप्रोप्रिएट नहीं है तो यहाँ पर इसको जो है वो प्रीफॉर्म्स को स्क्रैप कर दिया जाएगा। The quality approved preforms are then transported into another molding machine that reheats them up to the required temperature, stretches them to the required size, and then blows them up to the specific size. It is then cooled by the cooling system in the machine and turned into plastic bottles. The bottles are then passed on a small conveyor belt towards the packaging machine that packages them for delivery. अब ये जो बॉटल्स आपकी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं, अब जो आपकी ये बॉटल्स यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं, इनको आप क्या करते हैं, इनको आप एक कन्वेयर बेल्ट की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। Random quality checks are done on bottles at the conveyor belt for each customer consignment to ensure bottles are made to specification. अब सर यहाँ पे आप रैंडम क्वालिटी चेक्स कर रहे हैं एट द कन्वेयर बेल्ट, ये क्या है सर? ये आप चीज हो जाने के, सॉरी, ये चीज होने से पहले, मुकम्मल होने से पहले आपने यहाँ पे क्या किया सर? आपने इसको बेसिकली यहाँ पे जो है वो टेस्ट कर लिया। जैसे वो मुकम्मल हो गई इसको टेस्ट कर लिया। फेलियर के बाद की कॉस्ट नहीं है ये, फेलियर होने से पहले की कॉस्ट है। तो ये हमारे पास अप्रेजल कॉस्ट में चीज शामिल होगी और इधर नंबर 2 में हम लिखेंगे रैंडम चेक्स एट द कन्वेयर बेल्ट, रैंडम चेक्स एट द कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट पे होने वाले चीजों पे रैंडम हमने चेक्स लगाए, हमने देखा कि भाई किस तरह से कब कहाँ पर ये वाली सूरत जो है वो अराइज हो रही है और कहाँ पे ये मसला आ रहा है, ठीक है। तो हमने कन्वेयर बेल्ट पे चेक किया, ये हमारी अप्रेजल कॉस्ट बन जाएगी। वंस एक दफा वो चीज हो गई उसके बाद हम इसको चेक कर रहे हैं फॉर ईच कस्टमर कंसाइनमेंट टू इंश्योर बॉटल्स आर मेड टू स्पेसिफिकेशन। अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई कोई बॉटल ऐसी तो नहीं है जो स्पेसिफिकेशन से बाहर है, कोई मसला तो नहीं है। अपॉन डिटेक्शन ऑफ अ फॉल्ट, जैसे ही हमारा फॉल्ट डिटेक्ट होता है, the entire consignment of the customer is checked and the faulty bottles are scrapped away as waste. यानी सर ये जो डिफेक्ट होने के बाद की कॉस्ट है, इसमें पार्ट 2, यहाँ पर जब सारी चीज हो जाती है इसके बाद आप क्या करते हैं, आप हर कस्टमर का एक रैंडम चेक करने के बाद कोई चीज आइडेंटिफाई होती है तो आप क्या करते हैं, आप पूरी कंसाइनमेंट को, एंटायर कस्टमर कंसाइनमेंट ऑफ द डिफेक्टिव कंसाइनमेंट ऑफ द कस्टमर इज चेक्ड एंड द फॉल्टी बॉटल्स आर स्क्रैप्ड अवे एज वेस्ट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं एंटायर कंसाइनमेंट फॉल्टी consignment is wasted if defect occurs. अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप फौरी इस पूरे को उठा के स्क्रैप कर देते हैं। और सर चौथी कॉस्ट हमारे पास जो यहाँ पर आती है इंटरनल फेलियर के बाद, वो है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। जब क्वालिटी प्रॉब्लम अराइज हो कस्टमर को डिलीवर करने के बाद, कस्टमर को डिलीवर करने के बाद अगर वो अराइज हो रही है तो फिर वो मसला हो जाता है। ये आ जाती है यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल कॉस्ट। डिफेक्ट आफ्टर डिलीवरी, डिफेक्ट आफ्टर डिलीवरी, वंस वो चीज हो जाती है, डिलीवरी वगैरह हो जाती है, उसके बाद फिर डिफेक्ट का अराइज होना, उसके बारे में देखते हैं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है। Upon detection of a fault, the entire consignment of the customer is checked and the faulty bottles are scrapped away as waste. As soon as the consignment is complete, it is shipped to the customer. सर एक्सटर्नल फेलियर की ऐसी कोई कॉस्ट इन्होंने यहाँ पे हमें नहीं दी है, डिफाइन कर देंगे। नो सच कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड, कोई भी ऐसी कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हमारे पास तरह से ऐसी खड़ी नहीं हो रही, ठीक है। तो प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये सारी की सारी कॉस्ट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया जैसा कि इन्होंने कहा था। आइडेंटिफाई के बाद एक्सप्लेन किया और रिलेट किया इनको इनके साथ, जिस तरह की कोई कॉस्ट यहाँ पे जो है वो इनकर हो रही है, और रिलेट करने के बाद इस तरीके से हमारा ये पार्ट ये मुकम्मल हो गया।
पार्ट बी में कहते हैं इन द लाइट ऑफ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ जीआईटी सिस्टम असेस। तुरंत कहती है सर अप्रेजल इंटरनल फेलियर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, अप्रेजल कॉस्ट है चेक करने की कॉस्ट, और इंटरनल फेलियर कॉस्ट है कि जब गलती आइडेंटिफाई हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा मसला पता चल जाए, तो उसको ठीक करने की कॉस्ट या उसको स्क्रैप करने की कॉस्ट बेसिकली। ठीक है, तो एक चेकिंग करने की है और एक चेकिंग पे डिफेक्ट मालूम होने के बाद अब जो आपका एक्शन होगा उसकी है, जो इंटरनल फेलियर आता है। समझ आ रही है बात? एक तरीके से देखो, प्रिवेंशन और अप्रेजल है ना, फिक्स कॉस्ट है, आनी है। आप बनाने से पहले भी अच्छे मेजर्स करोगे, बनाने के बाद चेक भी करोगे। अगर फेलियर मिल गया तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट होगी, और अगर कस्टमर के पास जाने के बाद मिला तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होगी। ये दोनों कंडीशनल है फेलियर मिलने पे, ये दोनों करनी है, ताकि अगर कोई फेलियर है तो पता चल जाए, और अगर कोई है तो प्रिवेंट हो जाए। तो प्रिवेंशन अप्रेजल होनी है, बाकी दो आपके सामने मौजूद। ठीक है। In the light of practical implications of GIT system, assess KB's readiness, indicating clearly whether KB meets the essentials of GIT system or not. Also recommend possible corrective measures to KB where essentials are not met. ये बताएं कि भाई कंपनी चाह तो रही है JIT सिस्टम लेकर आना, कंपनी यहाँ पे चाह तो रही है कि वो JIT सिस्टम लेकर आए, लेकिन क्या JIT सिस्टम लाने में जिन चीजों की जरूरत होती है, जिन मामलात की जरूरत होती है, क्या वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं मौजूद? क्या वो कंडीशंस हमारे पास नजर आ रही हैं या नहीं नजर आ रही? तो सर JIT सिस्टम के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, प्री कंडीशंस ऑफ JIT? सर थोड़ा सा हम अपने डिस्कशन को जो हमने बिजनेस ऑपरेशंस में किया उसको अगर रिकॉल करें, तो JIT सिस्टम की प्री कंडीशंस हमारे पास क्या क्या है? एक तो हमारे पास जबरदस्त नेटवर्क होना चाहिए सप्लायर का, वेल डिफाइंड ऑर्डरिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेशन विद मल्टीपल सप्लायर्स। एक तो आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स, बहुत सारे सप्लायर्स एक साथ जो है वो मौजूद होने चाहिए, और उनके साथ एक जबरदस्त आपका तालमेल हो, आपकी कनेक्शंस हो, आपकी बातचीत हो, आपके मामलात हो, बहुत जबरदस्त। ठीक है ना, आपकी सप्लायर के साथ बेहतरीन सूरत हाल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस शुड बी वेल डिफाइंड, ऑटोमेटेड, स्टेप बाय स्टेप, ये सब चीजें होनी चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस is well defined, automated and swift। तेज होना चाहिए, तेज सिस्टम हो, बहुत ज्यादा वक्त ना लगे, बहुत ज्यादा टाइम आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो है वो नहीं लगे। प्रोडक्शन आपका जो है वो फास्ट होना चाहिए, किसी किस्म की कोई इन्वेंट्री वगैरह मेंटेन ना हो, रिलायबल होना चाहिए, कोई स्टॉपेज नहीं आ रही, ऑटोमेशन वगैरह ये सारी चीजें प्रॉपर्ली हो रही। ठीक है, अगर आपकी इन्वेंट्री बच रही है, आप उसको टाइम पे नहीं बेच पा रहे, चीजें नहीं कर पा रहे, तो फिर वो JIT नहीं वहां से जो है वो हो पाएगा। यानी कि तीसरा पॉइंट यहां से ये निकला, यानी हमारी ऑर्डर मैनेजमेंट और इन्वेंट्री डेज शुड बी लेस। इन्वेंट्री डेज शुड बी लेस। बहुत ज्यादा पाइलअप हमारे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एफिशिएंट ज्यादा बेहतर टर्म होगा इसके लिए। सेल्स आर क्विक एंड डिलीवरी सिस्टम्स आर क्विक। कस्टमर वेट नहीं करेगा आपके लिए। ये बहरहाल आपकी 3 प्री कंडीशंस होती हैं यहाँ। ठीक है, अब हम इसको रिलेट करते हैं, रिलेट द 3 एलिमेंट्स विद खालिद मसूद, या आप कह लें कंपनी का नाम खालिद बॉटलर्स। एग्जाम में आपको ये तीनों पॉइंट मेंशन करके ये बताना होगा कि भाई इसका रिलेशनशिप खालिद बॉटलर्स के साथ क्या है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि भाई बताओ
केबीज की जो रेडीनेस है, उस रेडीनेस के हिसाब से क्या ये तैयार है इसके लिए या नहीं तैयार। तो सर यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन सिस्टम तो वेल डिफाइंड है, ठीक है। वेल डिफाइंड भी है और ऑटोमेटेड भी है, ठीक है। मशीनरी इज ऑल्सो स्टेट ऑफ द आर्ट, मशीनरी इज ऑल्सो स्टेट ऑफ द आर्ट। मशीनरी भी आपकी यहाँ पे जो है वो बहुत बेहतर है, बड़ा अच्छे तरीके से आप यहाँ पे जो है वो चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिफेक्ट का रेट शुड बी नियर टू 0, क्योंकि आप सेल्स लूज कर जाएंगे। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप इन्वेंट्री बना रहे हैं। डिफेक्ट रेट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे सेल्स लॉस होगा। आप जीआईटी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं और जीआईटी की तरफ जा रहे हैं और आपका डिफेक्ट निकल जाए तो फिर कस्टमर को तो वो चीज नहीं मिलेगी। कस्टमर बोलेगा मेरा तो काम लटका दिया आपने, आपने वो चीज मुझे प्रोवाइड नहीं की, उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो भाई डिफेक्ट का तो चांस ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी को काम करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी कंपनी के डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। केवी नीड्स टू वर्क on it as few defects do arise। जैसा कि उन्होंने हमें सवाल में बताया है कि भाई कभी कभी डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। और फिर सबसे बड़ी बात, मेजर प्रॉब्लम, नो सप्लायर इंटीग्रेशन। आपकी किसी किस्म की सप्लायर इंटीग्रेशन नहीं, सप्लायर इंटीग्रेशन नहीं है ना, आप किसी नेटवर्क सप्लायर से कनेक्टेड है। इंस्टेड the owner Khalid personally visits the market, personally visits the market। खालिद यहाँ पे जो है वो पर्सनली मार्केट को विजिट कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें जीआईटी पॉसिबल ही नहीं, जीआईटी इज नॉट पॉसिबल। आपको यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क चाहिए सप्लायर्स का और उनके साथ इंटीग्रेशन चाहिए। आपका नेटवर्क हो सप्लायर्स का, मल्टीपल सप्लायर्स आपके पास हो, एक के पास नहीं हो चीज दूसरे के पास मिल जाए, प्लस इंटीग्रेशन विद ऑर्डर सिस्टम, ताकि सप्लायर को उसी वक्त इंटीमेशन जाएगी भाई कंपनी को ऑर्डर आ गया, अब कंपनी को इतनी चीजों की जरूरत होगी, इनको ये भिजवाओ। ऑर्डर सिस्टम आपका एफिशिएंट होना चाहिए, सेल्स वेल्स हर चीज आपकी प्रॉपर्ली अलाइंड होनी चाहिए। तो ये बहरहाल ये एक बड़ा मसला है जो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। इसके अलावा सेल्स के बारे में उन्होंने हमें कुछ बताया कि ऑर्डर्स किस तरह से ले रहे हैं। नहीं, वो तो बहरहाल इन्होंने यहाँ पे हमें नहीं बताया है। चलो वो अगर बताया होता तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट जो है वो बेसिकली लिख लेते। तो भाई प्रोडक्शन सिस्टम आपका अच्छा है, चीजें आपकी बेहतर है, लेकिन आपने सप्लायर के साथ कनेक्शन नहीं किया हुआ और आपका डिफेक्ट रेट अभी 0 नहीं है। आपको अपने डिफेक्ट रेट को 0 पे लाना होगा और आपको अपने सप्लायर्स के साथ एक बेहतरीन कनेक्शन बनाना होगा। अपने इन्वेंट्री प्रोडक्शन टाइम को रिड्यूस भी करना होगा, अपने प्रोडक्शन टाइम को रिड्यूस भी करना होगा एज मच एज पॉसिबल। Production cycle time to be reduced as much as possible, along with zero defects। जब इतना परफेक्ट सिस्टम होता है ना तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ यार अब हम जीआईटी पे चलते हैं, अब हम इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट जो है वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, इन्वेंट्री होल्ड नहीं करेंगे। ऑर्डर आएगा तभी बनाएंगे, नहीं आता नहीं बनाएंगे, उसी वक्त ऑर्डर आएगा उसी वक्त हम उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहरहाल आपका ये दिसंबर 22 का ये वाला सवाल भी यहाँ पे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड मुकम्मल हो गया। और इसके साथ हमारी ये 2 केस स्टडीज भी मुकम्मल हो गई। पहली हमने की इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स के हवाले से, दूसरी हमने की यहाँ पे इसके हवाले से। आज की क्लास का हमारा एजेंडा मुकम्मल हो गया।